इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी, प्रशासन ने की तैयारियों की समीक्षा। राम जन्मभूमि मंदिर में राष्ट्रपति आगमन को लेकर हुई संयुक्त ब्रीफिंग। लखनऊ में जल जीवन मिशन पर मऊ सीएम योगी ने जताया केंद्र का आभार, गांव-गांव तक स्वच्छ पानी पहुंचाने पर दिया जोर। मसूरी देहरादून हाईवे का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण, मंत्री ने दिए सुधार के निर्देश। मंत्री बोले 144 करोड़ की जल योजना के बावजूद हो रही पानी की समस्या। मसूरी में गैस संकट के कारण दिखा व्यापार पर असर, कमर्शियल सिलेंडर की कमी से रेस्टोरेंट और दुकानें प्रभावित, घरेलू उपभोक्ता भी आपूर्ति में देरी से परेशान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अयोध्या में 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राम जन्मभूमि दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें, इस संबंध में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन के दृष्टिगत पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गई और उन्हें कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने कहा कि पुलिस लाइन में संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें रूट, कार्यक्रम स्थल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा तैनाती की समीक्षा की गई। हम लोग यहाँ पुलिस लाइन सभागार में मौजूद है। 19 तारीख को राष्ट्रपति महोदया का आगमन जनपद अयोध्या में हो रहा है। उसी कार्यक्रम के दृष्टिगत हम लोगों की आज यहाँ पर ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था। ब्रीफिंग में सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। 19 तारीख के कार्यक्रम के जो मिनट वाइज प्रोग्राम है उससे अवगत कराया गया और सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का कैसे निर्वहन किया जाना है उसके संबंध में सभी अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया। जैसे मैंने बताया कि सबको मिनट वाइज प्रोग्राम बताया गया, ड्यूटी स्थल बताया गया, इसके अतिरिक्त उनका क्या कार्य है उसको ब्रीफ किया गया। लोगों की जो भ्रांतियां थी, उनके जो सवाल थे उसको जो है सॉल्व किया गया। देखिए, 19 तारीख को जो वीवीआईपी कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है उसके दृष्टिगत आज पुलिस लाइन में उसकी एक ब्रीफिंग की गई है, जिसमें एडीजी जोन सर, एडीजी सिक्योरिटी साहब और कमिश्नर साहब, डीआई साहब और हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है। पुलिस और प्रशासन की जो ज्वाइंट ड्यूटीज़ एयरपोर्ट, रूट, कार्यक्रम स्थल और अन्य स्थानों पर लगी हैं, उनके क्या क्या दायित्व हैं, उनके साथ कौन कौन सी फोर्सेज डिप्लॉय की गई हैं, उन सबके बारे में डिटेल में बताया गया है। कल इस संबंध में रियल टाइम सभी की चीज़ों की रिहर्सल की जाएगी, उसके बाद डीब्रीफिंग सेशन होगा। ये सारा कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। वीआईपी मूवमेंट के साथ साथ जो आम श्रद्धालुओं का मूवमेंट लगातार होता रहता है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए, आमंत्रित अतिथियों की और यहाँ पर स्थानीय निवासी की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, वीआईपी मूवमेंट को दृष्टिगत रखते हुए पूरी जो ब्रीफिंग की गई है और ये सारा कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गांव के अंतिम पायदान तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मऊ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और उनकी टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि जल जीवन योजना को सफल बनाने के लिए दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही है। महत्वाकांक्षी पेयजल स्कीम जल जीवन मिशन के तहत गांव के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई पहल के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जल जीवन स्कीम की सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से किए जा रहे आज के इस MOU कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय CR पाटिल जी, राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री B सोमन्ना जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार श्री अशोक के मीना जी, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ग्रामीण जलापूर्ति एवं नमामि गंगे श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं सबसे पहले
आज के इस एमओयू के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय CR पाटिल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि हम काफी दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ें, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से दोनों सरकारें मिलकर के लागू कर सकें। देश के अंदर जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक लाभान्वित होने वाली आबादी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की है और इस देश से मैं इस महत्वाकांक्षी स्कीम के लिए विजन देने के लिए और इस पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय CR पाटिल जी और उनकी टीम को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांवों को उत्तर प्रदेश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव हैं, जिनमें से 10,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनमें पहले से ही पेयजल की सुविधा पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध है। 85,000 से अधिक ग्राम पंचायतें ऐसी थी जहां पर पेयजल की कोई भी स्कीम नहीं थी, वहां पे हैंडपंप के माध्यम से या फिर तालाबों से या नदियों से जनता जल लेती थी। परिणाम था पर्याप्त जल संसाधन होने के कारण सामान्यतः लोगों को इसकी समस्या नहीं थी, लेकिन प्रदूषित जल के कारण बहुत बार तमाम प्रकार की बीमारियों के कारण असमय मौत की शिकायतों में काफी वृद्धि हुई थी। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। इन हजारों मौतों का परिणाम वहां पर प्रतिवर्ष जब हम लोगों ने इन सभी आंकड़ों को लेकर के AI टूल के माध्यम से इसकी एनालिसिस की तो पता लगा कि खुले में शौच और अशुद्ध पेयजल के कारण ये मौतें हो रही हैं। आज जल जीवन मिशन के तहत जब उन गांवों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हुई और हर घर में शौचालय बने, जिन क्षेत्रों में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें हुई थी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 5 वर्षों में मौत के आंकड़ों को 0 तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और इसका श्रेय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को देता हूं, जो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में शौचालय और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की इस स्कीम को जारी किया, इसको लागू किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में स्कीम लागू होने के साथ ही हम लोगों ने जो भी कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर थे उनको इस बात के लिए सुनिश्चित किया कि हम लोग 10 वर्ष तक कार्य के कंप्लीशन के बाद 10 वर्ष तक इसके रख रखाव की जवाबदेही भी उनके साथ करेंगे। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक जिन 37,500 से अधिक गांवों में नियमित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, उसमें 14,500 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां संपूर्ण कार्यक्रम भी वहां पे पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से हो ही रही है, लेकिन संचालन और अनुरक्षण के कार्यक्रम का दायित्व भी सफल। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने यातायात व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए मसूरी कोतवाल को फटकार भी लगाई और गांधी चौक पर किसी भी वाहन की पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि फिलहाल छोटे वाहनों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोला जाएगा और मरम्मत कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना
पंपिंग योजना के बावजूद जारी पानी समस्या को तत्काल दूर करने को कहा। होने वाला है। कुछ दिन पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा अपने पार्क में जो खुदाई कर रहा था उससे NH क्षतिग्रस्त हो गया था, मार्ग अवरुद्ध हो गया था। मुझे बार बार फोन आ रहे थे कि इसको खुलवाया जाए। आज मैं NH की एक्शन को लेकर खुद मौके पर गया हूँ। फिलहाल हम उसको 1 वे के लिए खोल रहे हैं और 5 दिन के बाद पूरा मार्ग खोल दिया जाएगा। इसी प्रकार यमुना से पर्याप्त पानी मिलने के बावजूद कई जगह पानी की दिक्कतें आ रही हैं और मैं जब यहाँ पर जानकारी ली इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं कमी है। मैंने अधिकारियों को कहा कि 3 दिन के अंदर आप मौके पर जाकर सुनिश्चित करें कि सब जगह पर्याप्त पानी मिल रहा है। इसी प्रकार मसूरी का जो ब्रिज है उसका टेंडर हो गया है और बॉन्ड होने के बाद तुरंत कुछ दिनों बाद उसका काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या और उसमें हमने एक कंडीशन ये रखी है। अमूमन सरकार के कामों की समय सीमा 9 महीने होती है। हमने कहा कि 4 महीने के अंदर दिन रात काम करके ये पुल तैयार किया जाए और यहाँ की जनता को सुरक्षित किया जाए, यहाँ के टूरिस्ट को सुरक्षित किया जाए ताकि दिक्कत न हो। और अभी MDD द्वारा भद्राज मंदिर में, सुहाखोली की मंदिर में, बुरासखंडा में जो काम किए मैंने उनकी समीक्षा की है। जितने भी MDD के काम हैं वो भी शीघ्र पूरे होंगे। और एक मैंने कहा कि सरकार हम जब हॉलीवुड जाते हैं तो दूर से दिखाई देता है हॉलीवुड, तो हमने कहा ऐसा कोई पॉइंट का आप चयन यहाँ पर करें तो दूर से आए, क्योंकि मसूरी सबसे सुंदर तरीके से दिखाई जाएगी मसूरी और लोग उसको देखें। इसके लिए मैंने भी लगातार की नज़र रखी हुई है, लगातार समीक्षा कर रही है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि पालिका और सरकार मिलकर एक समय सीमा के अंदर इन सुविधाओं को पूरा करें। अब हरक सिंह जी से अगर अभी आप पूछें कि कल आपने क्या कहा था, उनको याद नहीं होगा। हरक सिंह जी पहले कांग्रेस में थे, फिर बसपा में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर भाजपा में आ गए, फिर कांग्रेस में चले गए। अब क्या पता कल फिर भाजपा में आ जाए। तो मेरे अंदर इतनी शालीनता है कि कल को मेरे आए तो मैं उनको गले लगा सकूं, तो इसलिए मेरा कहना उचित नहीं। हम तो जिस दिन चुनाव जीतते हैं अगले चुनाव के तैयार रहते हैं और मेरा मुकाबला स्वयं से है कि मैं उससे कितना अच्छा कर सकता हूँ। तो 1 हफ्ते के अंदर जो डिजिटल प्रक्रिया बनाने की मैंने अधिकारियों से बातचीत कर ली है, 1 हफ्ते के अंदर वो शुरू हो जाएगी। दूसरा, मैंने कहा कि उसका जियो हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन उसको कहाँ ले जाया जाए तहसील जगह। तो मैंने कहा कि जो हमारी टूरिज्म की पार्किंग है वहाँ पर पार्टीशन के उसको बना देंगे और CGSM के बना तो उस पर काम करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि 2-3 महीने के अंदर हमारी तहसील शिफ्ट हो जाए। पर्यटन नगरी मसूरी में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत ने गंभीर रूप ले लिया है। कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से छोटे दुकानदारों और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। वहीं घरेलू उपभोक्ता भी आपूर्ति में देरी से परेशान हैं। बता दें, मंत्री गणेश जोशी ने आह्वान किया है कि आपूर्ति जल्द सामान्य होगी। फिलहाल मसूरी में गैस संकट ने पर्यटन सीजन से पहले व्यापारिक गतिविधियों पर असर डालना शुरू कर दिया है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि मजबूरी में घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। दूसरी ओर उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि कई बार बुकिंग के बावजूद सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा। क्योंकि सरकार से युद्ध लंबा खिंच रहा है। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि 2 हमारी शिप को आने की परमिशन मिली है और जैसा कि मैंने गैस अथॉरिटी के अधिकारी से बातचीत की है, कल तक कमर्शियल सिलेंडर भी की सप्लाई शुरू हो जाएगी और जनता को राहत मिलेगी। तो क्या छोटे से कमर्शियल सिलेंडर मसूरी भी मिलने लगेंगे क्या? देखिए, हमारे उसमें अगर आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो उसमें देहरादून प्रायोरिटी पे है, क्योंकि देहरादून में सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो निश्चित ही मसूरी देहरादून में ही आता है और यहाँ के लोगों को भी। वहीं इस मामले पर गैस एजेंसी प्रबंधन का कहना है कि घरेलू सिलेंडरों की उपलब्धता पर्याप्त है, लेकिन वितरण सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार हो रही है। कमर्शियल सिलेंडरों की सीमित उपलब्धता के कारण उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कुछ संस्थानों को दिया जा रहा है। लोग पैनिक हो रहे हैं, वैसे ऐसी स्थिति तो है नहीं। हमारे पास चाहे 1 दिन में 2 दिन में 1 आध गाड़ियाँ तो आ ही रही हैं और थोड़ा कॉमर्शियल में
दिक्कत है, क्योंकि अभी जो हमें इंडियन ऑयल से जो निर्देश मिले हैं वो हॉस्पिटल, कॉलेज, हमारे जो भी शैक्षिक संस्थान हैं उन्हीं के लिए अभी हमारे पास कॉमर्शियल जो सिलेंडर हैं देने के लिए कहा गया है। आगे अब जो भी निर्देश होंगे जैसे ही आएंगे तो उसके बाद ही कार्रवाई होगी। और ऐसे में होम डिलीवरी नहीं हो पा रही है गैस, यहाँ जहाँ पर आपकी सप्लाई है उस चीज को देखा जा रहा है। देखिए भाई साहब, होम डिलीवरी के लिए तो होम डिलीवरी तो हम कर ही रहे हैं, पर डे हमारी गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन जो दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, जो रोस्टर वाले हैं, थोड़ा उनसे परेशानी हो रही है, वो भीड़ कर रहे हैं। फिर अभी प्रशासन द्वारा हमें गोदाम से सिलेंडर देने के लिए मना कर दिया गया है। इस चक्कर में भी थोड़ा लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या पता गोदाम बंद हो गया है, सिलेंडर नहीं है। तो मेरा लोगों से यही अपील रहेगी कि गोदाम से हम सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट डिलीवरियां हैं वहां पे आपको गैस उपलब्ध कराई जाए। पर भौगोलिक स्थिति मसूरी की काफी डिफरेंट है, आपके पास आउटर बिल्कुल गांव वाला एरिया भी है और ऐसे में उसको प्लेन से जोड़ के जो नियम बनाए जा रहे हैं और उससे तो दिक्कत आ ही रही है ना। थोड़ा प्रॉब्लम तो है, थोड़ा दिक्कतें तो है ही, क्योंकि आदमी दूर से आ रहा है। मेरे पास तो 2 क्षेत्र हैं, टिहरी और देहरादून का। तो जो लोग हमारे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी हमने समस्याएं उनकी सुनी और उन लोगों को भी सिलेंडर दिए। तो अब क्या बुकिंग प्रॉपर हो पा रही है, क्योंकि जो आपका नंबर है वो तो लग नहीं रहा है? वो भाई साहब देखिए, बुकिंग हो रही है, प्रॉपर बुकिंग हो रही है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। वो इंडियन ऑयल का सॉफ्टवेयर है, वो आपको समय दे रहा है कि भाई पहले तो लोग हॉपलेस हो जा रहे हैं कि यार ये नंबर लग नहीं रहा है, लेकिन लग रहा है क्योंकि सर्वर में काफी लोड है। लोड होने के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है। कई लोग कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद एक मैसेज लोगों को आ रहा है कि आप 24 घंटे के बाद आपको डीएसी उपलब्ध कराइए। पर आज कई लोगों द्वारा आपके साथ अभद्रता भी की गई, कई मारपीट, क्या था वो पूरा मामला? जी, ऐसा हुआ कि जब हम गोदाम हमने अपने डिलीवरी पॉइंटों के लिए, जो हमारे होम डिलीवरी के लिए उनमें गाड़ियां को भर रहे थे, तो लोग दूर से आए, उन्होंने वो गाड़ियां नहीं जाने दी। हमारे साथ धक्का मुक्की भी हुई। हमने शासन प्रशासन से भी मदद मांगी, लेकिन थोड़ा विलम्ब हुआ। उसके लिए भी मैं अपने शासन प्रशासन से कहूंगा कि जब तक थोड़ा ये दिक्कत है तो हम कर्मचारियों का भी सहयोग करें और हमारा डिपार्टमेंट भी और हमारे इंडियन ऑयल के अधिकारी भी, कि जिससे कि ग्राहक को हमको जो सुविधाजनक हो सके और वो काम हम कर पाए। और सुरक्षा को लेकर मांग करी है आपने? मांग करी है, आज भी गए थे हम ऊपर HSO साहब के साथ, वहाँ थोड़ा भीड़ थी, लेकिन उन्होंने भी 2-4 हम आदमी भेजे हैं हमारे पास और कल से कहा है कि कल से आपको आदमी हमेशा दिया जाएगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब गैस अवेलेबल ही नहीं है और जो मतलब पर्चियाँ वहाँ से कट रही है, वो लोग इंतजार करे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले ये कह रहे हैं TAC लेके आओ, ये ले आओ, उसके आने के बाद भी लोग वेट ही कर रहे हैं। हार्ड जग मार के जब लोगों के घरों में गैस खत्म हो जा रही है तो वो स्कूटर उठा के खुद आ रहे हैं यहाँ पे, और उनका आधा दिन पूरा खत्म हो रहा है। और मतलब लोग आजकल इसी चक्कर में लगे हुए, ना उनका काम है ना धंधा है। और मतलब ग्राउंड लेवल पे तो कुछ हमने सारे अभी विजिट किए हैं, जितने भी जगह है जहाँ पे गैस अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इतना कुछ नहीं है जितना कि सब क्लेम कर रहे हैं। पर क्या मानते हैं, होम डिलीवरी तो पूरी तरीके से ठप हो गई है? होम डिलीवरी का एक जब भी इनसे होम डिलीवरी की बात करी जाती है तो ये कहते हैं कि जी ऐसा है, कल पहुंच जाएगी, परसों पहुंच जाएगी। इस इंतजार में क्या होता है, आदमी स्ट्रेस में भी आ गया और डिलीवरी भी नहीं हो रही है। पर ऐसे में सरकार तो दावे कर रही है कि कोई पैनिक नहीं है, सब कुछ ठीक है। पैनिक तो ये तो देखिए, आप वैसे भी जाके साइड में जाके देखिए उन लोगों से पूछिए कि लोगों की नींद उड़ गई है इससे। मतलब मैंने अगर एक DAC नंबर लिया है तो मेरी पूरी रात कम से कम 3-4 घंटे मतलब बच गए थे रात को, और वो भी मेरे को क्या है कि उससे फोन कॉल से नहीं मिला, मेरे को WhatsApp का सहारा लेना पड़ा। उसमें क्या था कि मेरे 4 नंबर का वो था नंबर, जैसे मान लीजिए फर्ज कीजिए 1667, और वो मांग रहा है कम से कम 16 नंबर का एक नंबर होता है। हाँ। वो मांग रहा है, जो कि पुराने कनेक्शंस में है नहीं। अब ये क्या है कि ये मैंने किया तो मैं तो थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन जो एक अनजान आदमी है जिसको आदत पड़ चुकी है कि वो कॉल करके और बुक कर दे, लेकिन वो तो अब हो नहीं रहा है कुछ। पर ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर्स की दिक्कत आ रही है। जो व्यापारी मसूरी है, रेस्टोरेंट, ढाबे वाले, उनको तो कमर्शियल सिलेंडर सरकार ने तो मना कर दिया, तो उनके तो व्यापार बंद हो जाएंगे ना। तो वो तो बस यही कह रहे हैं कि जी लड़ाई वहाँ पर हो रही है, बर्बाद हम हो रहे हैं, और क्या कहते हैं, और दूसरी बात ये कि मतलब अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो जो टूरिस्ट हमारे भरोसे नीचे से आ रहे हैं, हम उसको क्या खिलाएंगे? मतलब मसूरी में ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं पे भी कुछ भी खा लेगा। जब एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है वहाँ जाके उसको खाना मिलता ही मिलता है, और आसपास भी कोई ऐसी जगह नहीं लगी हुई कि वो चलो हमारे यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ जाके खा ले, वो भी नहीं। तो मतलब और वो लोग पता है क्या, सबसे बड़ी बात कि हर रेस्टोरेंट में यहाँ पे स्टाफ है। अब क्या है कि हमारी कमाई का टाइम जो है वो ये सीजन ही है।
अब सीजन में ही अगर हम उनका पैसा नहीं निकाल पाएंगे या अपने खर्चे पानी नहीं निकाल पाएंगे तो कब निकालेंगे। अब आप पूरे साल का, पिछले साल का ब्यौरा ले लो कि पहले तो क्या कहते थे सीजन हुआ, फिर बरसात इतनी ज्यादा हो गई, फिर लोगों के दिलों में दहशत बैठ गया, सड़कें बंद हो गई। तो मतलब अब ये था टाइम कि अब थोड़ा रिलैक्स उसमें आया था मोड में मसूरी, लेकिन फिर भी वही बात है सारी की सारी कि मतलब आज भी व्यापारी बिल्कुल टेंशन नहीं थी। अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के शीतला खेत में न्याय पंचायत सल्ला रौतेला की समस्याओं को लेकर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं रखी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मौके पर ही 50 से अधिक समस्याओं का निस्तारण कराया। ग्रामीणों ने टूटी नालियां, जर्जर सड़कें, पेंशन, पेयजल, राशन कार्ड, फसल सुरक्षा के लिए तारबाड़ और खेल मैदान निर्माण जैसी मांगे उठाई। विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर अधिकारियों ने तुरंत समाधान की प्रक्रिया शुरू की। इस अवसर पर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 2 पात्र महिलाओं को महालक्ष्मी किट भी वितरित की। जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार लगातार निर्बाध तरीके से विगत 2-3 माह से हर न्याय पंचायत स्तर पर गतिमान है और आज सल्ला रौतेला में जन जन की सरकार जन जन की द्वार कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहां मुझे भी प्रतिभाग करने का अवसर मिला। और यहां पर हमारे चाहे वो बाल विकास हो, पशुपालन हो या स्वजल हो, जल निगम हो या PWD डिपार्टमेंट हो, समाज कल्याण हो, ऐसे कई सारे राजस्व विभाग हो, कई सारे विषय यहाँ पर आए और निश्चित रूप से उन विषयों के साथ में संबंधित अधिकारी और संबंधित शिकायतकर्ता दोनों को ही आमना सामना कराते हुए स्वयं उनकी मध्यस्थता करते हुए समस्या का समाधान करने के लिए उचित दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिया गया है। और मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए आम जन को बड़ा संतोष होता है, क्योंकि वो अपने मन की संपूर्ण बात यहाँ पर कहते हैं, अपने चाहे विधायक जी की उपस्थिति में कहते हैं, चाहे वो अपने मंत्री जी की उपस्थिति में कहते हैं, जिन जनप्रतिनिधियों से वो जुड़े होते हैं उनकी उपस्थिति में कहते हैं, तो वो बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात कहते हैं और अधिकारी उसको गंभीरता से सुनते भी हैं और उसका निस्तारण के लिए उनकी बाध्यता बनती भी है। तो एक बहुत सफल कार्यक्रम सरकार के द्वारा लगातार आयोजन किया जा रहा है। मैं बधाई दूंगी कि हमारे जिलाधिकारी भी लगातार जो है पूरे जिले में इस अभियान को गति दिए हुए हैं और इस प्रकार के अभियान से निश्चित रूप से एक आम जन को बहुत फायदा पहुंचता है। जो जनपद स्तर पर नहीं पहुंच पाता वो जिले के उच्च अधिकारियों से इसी एक न्याय पंचायत में सबसे मुलाकात करते हुए अपनी बात को रखने में सक्षम भी होता है और समस्या का समाधान प्राप्त करने में भी जो है उसको आसानी होती है। तो एक सफल कार्यक्रम जो है वो सरकार के द्वारा आहूत किया जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां भूपतवाला स्थित आचार्य बेला इंडियन टेम्पल आश्रम से जुड़े एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। बता दें, आश्रम के शिष्य गोपालाचार्य ने आरोप लगाया कि उन्हें आश्रम से बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद न्याय की मांग को लेकर डीएम कार्यालय रोशनाबाद पहुंचे। गोपालाचार्य का कहना है कि अयोध्या से लौटने के बाद उन्हें आश्रम में प्रवेश से रोका गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मामले की शिकायत प्रशासन से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे प्रकरण को लेकर आश्रम प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। स्थान में मेरे बाद मेरे जीवन काल में ही कोई उत्तराधिकारी नियुक्त होगा तो ठीक, नहीं तो मेरे मरने के बाद में मेरे शिष्य परंपरा में ही यहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में ही बाल स्वामी जी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्वामी जी का भी, गुरुदेव का भी स्वर्गवास हो गया, बाल स्वामी जी का भी स्वर्गवास हो गया। गुरु जी जो आप बता रहे स्वर्गवास हो गया, उनका क्या नाम था? स्वामी मधुसूदनाचार्य जी हमारे पूज्य गुरुदेव हुए। उनके कितने शिष्य थे? उनके शिष्य स्वामी बाल स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी, स्वामी श्री श्याम नारायणाचार्य जी, स्वयं मैं गोपालाचार्य जी और भी शिष्य होंगे जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो क्या मौके पे ये डीएम साहब मिले आपको? डीएम साहब तो नहीं मिले, एसडीएम साहब मिले। उन्होंने मेरा जो आवेदन था वो स्वीकार किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अभी से इसके ऊपर में कार्रवाई शुरू कर दूंगा। ये अनुचित है। बिना जिलाधिकारी के परमिशन के मंदिर की ज़मीन को उन्होंने मूर्ति हटाकर मंदिर को तोड़कर बेच कैसे दिया? ये संत के स्वरूप के खिलाफ काम हुआ है जो कानूनी रूप से दंडनीय है। जो आप मंदिर आश्रम जो बता रहे हैं, क्या उसमें किस तरह के जो खाने का जो व्यवस्था होता है उसमें किस तरह खाना बनाया जाता है? अभी जो वर्तमान स्वामी श्याम नारायणाचार्य जी वहाँ के महंत हैं, जो मेरे बड़े गुरु भाई हैं, आश्रम की यह गरिमा है कि आश्रम में लहसुन प्याज का प्रवेश नहीं होना चाहिए, सुरा सुंदरी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, होटल जैसे व्यवहार आश्रम में नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ सब कुछ चल रहा है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है
क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सूत्र से ये भी पता चला है कि जो आपका आश्रम है, जो आपके गुरुदेव जो जिनके स्वर्गवास हो चुके हैं, उनके 2 शिष्य थे, जो आश्रम है वहाँ पे कुछ अवैध तरीका से ट्रेवल्स के भी कार्य किया जा रहा है। हाँ, वहाँ ट्रेवल्स का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन इंक्वायरी करे। वहाँ पर ट्रेवल की गाड़ी है, ट्रेवल का ऑफिस है। जो ट्रेवल चला रहा है उसका नाम नरेश कुमार, उसका लड़का मोहित कुमार, वो वहाँ से ट्रेवल का धंधा चल रहा है। आखिर जो आपने नाम बताए नरेश कुमार और मोहित कुमार, क्या ये किनके सह पे ट्रेवल चला रहे हैं वहाँ पे? ये जो वहाँ के जो स्वामी श्याम नारायणाचार्य जी ने अनलीगल तरीके से उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, जो वहाँ के शिष्य भी नहीं है, वृंदावन रंग मंदिर के शिष्य हैं, उनके इशारे पर ये ट्रेवल चल रहा है। तो हमारे तो क्या आश्रम में ट्रेवल चलाना अनिवार्य है या फिर अवैध है? अवैध है, दंडनीय अपराध है और इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। जो आश्रम में खिलाफ है। आपने एक वो बताया कि जो आपके भाई जो है उनको जो राजगद्दी मिला हुआ है, क्या उनने इससे पहले भी कहीं धोखाधड़ी कर रखे? इसके पहले मेरे गांव में ही एक घटना जन्मभूमि पर ही घटी थी। जो स्वामी श्याम नारायणाचार्य जी, जिनका बचपन का नाम यदुवंश दुबे है, और इन्होंने क्या किया, एक अपनी संपत्ति ज़मीन और एक चचेरा भाई की ज़मीन, ये दोनों ज़मीन एक दूसरे भाई जिनका नाम हरिवंश दुबे है, हरिवंश दुबे का दस्तखत करके इन्होंने बेच दिया था। ये इसका मुकदमा चला था और इसमें जो है फिर बाद में ज़मीन वापसी हुई और 16 सलाह इन्होंने अपनी गलती कबूल करके किया था। तो इसमें ये भी पता चल रहा है कि आपको कैसे पता चला कि ये मंदिर के ज़मीन बिक गए हैं या उनकी कुछ प्लॉटें थे वो बिक गए? हमको जो यहाँ के पूर्व उत्तराधिकारी थे राधा कांताचार्य जी, जो अभी वर्तमान में वृंदावन रह रहे हैं, उनसे मिले, उनका हमारा मिलना हुआ तो उन्होंने ही बताया मुझे, स्वामी जी आपको एक समाचार मालूम है कि नहीं? हमके क्या, हम सोचे कोई अच्छा समाचार बताएंगे। उन्होंने कहा अभी स्वामी जी जो हैं श्याम नारायणाचार्य जी, उन्होंने रानी गली के मंदिर के से मूर्ति को हटा करके और मंदिर को तोड़ करके बेच दिया है। अच्छा, उसके बाद आप ये भी बताएं कि जब आपको पता चला तो क्या आप आश्रम गए थे? क्या आश्रम गए थे? आश्रम पर मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ। किसने आश्रम में किसने किया आपके साथ अभद्र? आश्रम के स्वामी जी के अनुयायियों ने किया। क्या नाम है उनका? अब क्या 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 किसने किया? वो यहाँ पर जो स्वामी जी के आदेश से ही हुआ होगा, कोई कर्मचारी। उनका क्या नाम था? कोई तो होगा। और नाम है वो, क्या नाम? मोहित नाम है, जो ट्रेवल चला रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। चलो अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट, अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।